So good morning plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and stay healthy and enjoying my videos at my YouTube channel also. Those who are unable to get these videos, they can simply go at YouTube, just write there Ankush Kataria and you will get all these videos. So as you know that we are completing our chapter International Organization, in which I told you about the introduction of and why there was need an international organization like UNO. So these things we discussed in earlier. So let's start कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार. तो बता रहा अभी आफ्टर द कोल्ड वॉर, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर और आफ्टर द कोल्ड वॉर के वट वर द इम्प्रूवमेंट्स वर देयर इन द UNO. तो कहता है बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है. मतलब एज द अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन देयर शुड बी अ चेंज इन UNO आल्सो. संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है. हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं. बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है. मतलब कोई एक राय नहीं बन पाई है, कोई एक ओपिनियन नहीं बन पाया अभी किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किए जाए. देखते हैं. लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया था. यानी कि अगर हम बात करें तो UNO की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1945 में हुई थी और 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर यानी कि इसके चार्टर पर दस्तखत करने के साथ ही इस संगठन की स्थापना हो गई थी. विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की. यानी कि जो काम जो था वो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको जानते हो कि लीग ऑफ नेशन जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो दुनिया में, इसलिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था. उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लीग ऑफ नेशन जो था वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाने में नाकामयाब हो गया. इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UNO जो एस्टैब्लिश किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और अभी तक जो है उसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को जो है वो नहीं होने दिया है और उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की. संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना. मतलब मेन जो काम है वो टू स्टॉप द डिस्प्यूट अमंग द इंटरनेशनल कंट्रीज और एट द इंटरनेशनल लेवल और डू अ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. इसी की स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले लेते हैं. मतलब अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट भी है कंट्रीज़ में तो उसको वो सुधार करेगा. अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा. इसके अलावा चूँकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में ही खड़े होते हैं, यानी कि अगर किसी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की कमी है तो इसी के लिए वहाँ झगड़े होते हैं. इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ एक साथ लाने की है. 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी. अगर हम बात करें तो 2011 में इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो 193 थे और इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है. यानी कि जनरल असेंबली में जब भी वोटिंग सिस्टम होती है तो हर कंट्री एक वोट डाल सकती है. इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं. इनके नाम द परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि इसका जो सेकंड ऑर्गन है उसके अंदर 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं. अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन. दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी रूप से सदस्य चुना गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका प्रधान संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है. यहाँ कह रहा है एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए. दूसरे, एक सेकंड, मुझे लगता है कोई पेज छूट गया. नहीं, ठीक है. तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका प्रधान है और इस समय जो जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस समय
एंटोनियो गुतरेस हैं जो कि पोलैंड से हैं, जो हैं जिन्होंने 2017 से अपना जो है वो इसके सेक्रेटरी बने हुए हैं। आगे कहते हैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी मसलों का मामला है। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम जो है वो इसके ऑर्गेनाइजेशन को और इसके स्ट्रक्चर को है। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, मतलब जो भी जितने भी इसके सामने संगठन के सामने, इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दे, यानी कि जो जस्टिफिकेशन के लिए या झगड़ों को सुलझाने के लिए और जस्टिस के लिए जो आते हैं, इश्यूज आते हैं, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है और कैसे करना और कब करना है। बनावट की प्रक्रियाओं के सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और असदस्य सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 1945 में बनाया गया था तो उसके 51 कंट्रीज जो थे इसके मेंबर थे। आज 193 जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ हो चुके हैं, और अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट 5 और जो है टोटल जो है 15 मेंबर है, जिसमें से 10 परमानेंट है और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्य देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। यानी कि उनका मानना है कि ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो देश में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए ज़्यादा प्रभावकारी अपनी भूमिका निभाए, और औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई कामों में, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल और ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस और इस जस्टिस से जुड़े जो मुद्दे हैं उन तक सीमित रखे, कुछ दूसरे लोग ये मानते हैं। आइए हम दोनों किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं और इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर देखते हैं किस बात पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व के तत्काल बाद 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसके अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती हैं। मतलब अगर हम बात करें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुई, और हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। अगर हम बात करें तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत, तो जो इसके कामों में बदलाव आया, यूएनओ के जो काम थे उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। कैसे देखते हैं कि सोवियत संघ जो था वो बिखर चुका यानी कि डिसइंटीग्रेट हो चुका था। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। सोवियत संघ के उत्तराधिकार राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। अगर हम बात करें तो यूएसएसआर या सोवियत संघ जो था और रशिया और अमेरिका के बीच जो सुधार है, वो संबंध जो है वो और ज़्यादा कहीं बेहतर होते जा रहे हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, यानी कि जिसकी कोई प्रत्याशित दर नहीं है, उस दर से ये इसकी जो इकॉनमी है एशियन कंट्रीज़ की वो बहुत जल्दी तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं, यानी कि जो साम्यवादी देश कभी यूएसएसआर के साथ थे वो अब यूएनओ के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जिसमें कि मास केयर, सिविल वॉर, अगर हम बात करें तो कास्ट स्ट्रगल, टेररिज्म और न्यूक्लियर, जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर एक्सपेडिशंस हैं, यानी कि परमाणु हथियार जो बनाए जा रहे हैं, उनमें भी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आता जा रहा है। जलवायु बदलाव, पर्यावरण में हानि, यानी कि एनवायरनमेंट को लॉस है या क्लाइमेट चेंज है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो सामने आ रही हैं। ऐसी दिशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 यानी कि कोल्ड वॉर जो था 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने यह सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना है ज़रूरी है, क्या उसे हमें
करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, क्या इसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कुछ सवाल आज भी बने हुए हैं 1989 में या 1990 में, जब आप लोग देख सकते हैं कि जिस के देर वाज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, भी सोवियत यूनियन जो था वो बिखर चुका था, या सोवियत संघ जो था वो बिखर गया था। उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे कि क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ये इन कामों को कर पाने में सक्षम है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो थे वो आज भी क्वेश्चन मार्क्स ही बने हुए हैं। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि प्रक्रियाओं और ढांचे में किस तरह से सुधार हुए हैं।